क्या ये आखिरी ऑप्शन है? पदयात्रा निकाली जा रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। क्या और कोई हथकंडा नहीं बचा था? बीजेपी का आरोप है कि इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी कहती है कि हमारे आने से, यानी हमारी सरकार जब से आई है तब से किसान खुशहाल हैं, विकास दुगना हो गया है, हर कोई आराम में है। ऐसे तो देखा जाए तो बीजेपी में भी तमाम लोग हैं, रवि किशन है, योगी आदित्यनाथ है और आम आदमी पार्टी में भी है। ये लोग जाते हैं और गरीबों के घर पर खाना खाते हैं, ये लोग भी ये काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी करते हैं। पुलवामा अटैक हुआ, कितने के ऊपर आज कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई। पीएम केयर फंड में आपने कोरोना में इतना सारा फंड लिया, कहाँ है हिसाब किताब? हिसाब किताब तो दीजिए मोदी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जोड़ीसी 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 भारता जोड़ीसी 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 भारता जोड़ीसी जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर कुछ भारत यात्री हैं और इन्होंने अपने कंधे पर हल ले रखा है। हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हिंदी आती सर? हिंदी आती है। अच्छा, आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर आपने कंधे पर हल ले रखा है। हमने समझा है बीजेपी सरकार में जनजीवन बहुत तकलीफ हो गया है अभी जी। पूरा इन्फ्लेशन बढ़ गया है अभी। एलपीजी सिलेंडर से और खाने का सब चीज बहुत बढ़ गया है। तीन बार खाने के लिए नहीं आता सब लोगों को। अभी मोदी सरकार में 80 करोड़ अभी पूर्व लोग हो गए। अभी इसमें श्रीलंका जैसा परिस्थिति हमारे देश को। लेकिन बीजेपी तो कह रही महंगाई है, कहाँ दिखी नहीं रही। नहीं ऐसा वो जो झूठ बोलते हैं। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन अंबानी के साथ अदानी का विकास करते हैं। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पढ़ाओ भ्रष्टाचार बचाओ करते हैं। ऐसा है। फार्मर 2022 में फार्मर इनकम डबल हो जाता बोला, लेकिन उल्टा अदानी का इनकम डबल हो गया। ऐसा क्या बोलते हैं उल्टा करते हैं। बीजेपी कहती है कि हमारे आने से, यानी हमारी सरकार जब से आई है तब से किसान खुशहाल हैं, विकास दुगना हो गया है, हर कोई आराम में है। नहीं अभी वो एक साल में 6000 डालते, लेकिन कॉम्प्लेक्स डीएपी पोटाश सब कांग्रेस गवर्नमेंट में 400 रुपए था। अभी पोटाश कॉम्प्लेक्स डीएपी सब 1700 और 1800 हो गया। इसलिए वो महंगा, सब फर्टिलाइजर महंगा हो गया और पेस्टिसाइड महंगा हो गया। पूरा इस बीजेपी सरकार में अभी किसान लोगों को बहुत तकलीफ है। तो कांग्रेस आएगी नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी। कांग्रेस कर्नाटक में आएगी 2023 में और 24 में भी यूपीए सरकार आएगा। कांग्रेस नेतृत्व सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि आने वाले अमित शाह कहते हैं 50 सालों तक दूर तक कोई नहीं दिखेगा। नहीं वैसा ना बोलते हैं, लेकिन लोगों को हो गया अभी मालूम हो गया। मोदी सरकार और एक बार आ गए तो श्रीलंका जैसा परिस्थिति हमारा देश को भी हो जाता बोल के अभी छोड़ दिया। कांग्रेस समर्थकों में आक्रोश है? नहीं कांग्रेस के ऊपर आक्रोश नहीं है। जनता लोग पूरा कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखा है सब लोग। ये हल जो आपने कंधे पर ले रखा है, ये किसानों के लिए एक संदेश है। क्या हर कोई अब हल उठाएगा? हर स्पष्ट संदेश है, लेकिन बीजेपी आए तो इरिगेशन भी नहीं कराते, किसान लोगों को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी कम नहीं कराते, सिलेंडर भी कम नहीं कराते, लेकिन बोलते मन की बात ले करते हैं पूरा दोबारा का कम, पूरा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल होती जा रही है। हिंदी आती सर? अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मोइनुद्दीन है जी। मैं प्रदेश यात्री हूँ और अतिथि यात्री भी हूँ। मैं कन्याकुमारी से स्टार्ट कर अभी कर्नाटक बಳ್ಳारी तक पहुँचे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कोई किसान इनको कृषि कानून लाने के लिए कभी नहीं बोला था। इन्होंने पहले तो कानून लाया बिना पूछे, संसद पे भी चर्चा नहीं की, फिर 800 से ऊपर किसान धरना करते करते सड़क पे मारे गए। जो जवान वो बॉर्डर पे लड़ना था, जवानों को और किसानों को भिड़ा दिया, जिसमें किसान 800 से ऊपर बूढ़े किसान भी मर गए, जवान किसान भी मर गए।
उसके बाद इनको नींद से जागे, सपने से जाकर उस कृषि कानून को चुनाव के समय ड्रामा क्रिएट कर वापस लिया। तो नरेंद्र मोदी जी का एक ही काम है, चुनाव राजनीति है। बीजेपी तो कहती है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में थे, लेकिन विपक्ष ने किसानों को बरगला दिया और भ्रम में डाल दिया कि नहीं, ये कानून आपके हित में नहीं है। अन्नदाता जो हम सबको खाना खिलाता है, क्या लगता है उनको इतने मूर्ख है कि किसी के बात पे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अन्नदाता खुद सड़कों पे आए, उनको एक कृषि कानून बिल्कुल नहीं चाहिए था, इसलिए उस कानून का उन्होंने विरोध किया और वो सफल भी रहे, जिसने कांग्रेस ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया किसानों का, क्योंकि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ जुड़ी है और हमेशा जुड़ते रहेगी। जब तक कांग्रेस है, बीजेपी कोई भी ऐसा कानून लाएगी जो जनता विरोधी कानून हो, किसान विरोधी कानून हो, महिला विरोधी कानून हो, छात्र विरोधी कानून है, इस सब कानून का हम विरोध करते रहेंगे और संविधान तरीके से सरकार को चलाने के लिए उनको हमेशा हम लोग एज अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करेंगे। वही आज राहुल गांधी जी जिस तरह से ये पदयात्रा में जा रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनसे क्यों जुड़ रहे हैं? अच्छा, बात किसानों की हो रही है। हमने कुछ किसानों से बात की जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना ही किसी पार्टी के समर्थक हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारें कोई सी भी आए, किसानों की कोई भी सुध नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि कई राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी की भी सरकार है और कांग्रेस की भी सरकार है, लेकिन हर राज्य में, पूरे भारत देश में किसानों की स्थिति जो है वो जस की तस बरकरार है। देखो, कल ही राहुल जी किसानों से मिले, एक बूढ़ी औरत आई, बोली बेटा तुम्हारी दादी जी ने जो जमीन दी, उस जमीन पे आज भी मैं खेती कर कर अपना घर का खर्चा, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। कितनी बड़ी खुशी है कि इंदिरा गांधी जी ने उनको जमीन दी थी उस जमाने में, आज उनका पोता आकर उधर उनको मिल रहा है। ऐसे तो देखा जाए तो बीजेपी में भी तमाम लोग हैं, रवि किशन है, योगी आदित्यनाथ है और आम आदमी पार्टी में भी है। ये लोग जाते हैं और गरीबों के घर पर खाना खाते हैं, ये लोग भी ये काम कर रहे हैं। देखो, रवि किशन जी की आप बात करेंगे ना, रवि किशन जी एक बहुत बड़े एक्टर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। भोजपुरी के एक बड़े एक्टर हैं, वो एक्टर ही हैं, हर चीज में एक्टिंग ही करते हैं। कहीं भी गाना लगा दो, नाचना शुरू कर देंगे। जनता के हित में कोई भी ऐसी आवाज वो संसद में उठाए कि आज तक महंगाई इतनी बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस बढ़ी, आज खाने पीने के उत्पादन इतने चरम सीमा पर है, इसके खिलाफ कभी उन्होंने विरोध दर्ज किया नहीं। उनको सत्ता चाहिए था, एक पार्लियामेंट का टिक अंदर जाने के लिए पास चाहिए था, तो वो एमपी बन गए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम गरीबों से जुड़े हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आइए राहुल गांधी से जुड़िए, कर्नाटक से ही जुड़िए, कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक पहुँचिए। जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उन सबका यही कहना है कि लगातार लोगों के समझ में आ रहा है, लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं तो सीटें फिर कम क्यों हो रही हैं, सीटों में बढ़ोतरी दिखाई क्यों नहीं दे रही हो, चाहे जहां के चुनाव हो। देखो, जितने चुनाव हुए ना, वो लोगों को जितना भी समर्थन हमें मिला है ना, हम उसका सम्मान करते हैं। ये बदलाव लाने के लिए भारत को जात पात के नाम पे बांटा गया, लोगों को भड़काया गया, इसलिए राजनीति अभी बदलना है। इस बदलाव के लिए भारत जोड़ो हो रहा है। इस भारत जोड़ो में हम हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, इन सब को साथ जोड़ रहे हैं और एक ही नारा दें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अलग अलग हैं लेकिन एक साथ हैं। क्या ये आखिरी ऑप्शन है? पदयात्रा निकाली जा रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, क्या और कोई हथकंडा नहीं बचा था? बीजेपी का आरोप है कि इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो, राहुल गांधी जी ने साफ साफ किया, ये यात्रा उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए यात्रा है। ये गलतफहमी है बीजेपी के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, ये पदयात्रा देश के लोगों को एक साथ रखने के लिए पदयात्रा है। ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनना होता तो दो बार बन चुके होते। देश के सबसे आर्थिक व्यक्ति मनमोहन सिंह जी को 2 बार प्रधानमंत्री बने, जबकि राहुल गांधी बन सकते थे, सोनिया गांधी बन सकते थे। बताइए, गांधी परिवार से आखिरी प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके मुताबिक ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, ना कि सत्ता को पाने की? बिल्कुल, अगर सत्ता को पाना होता तो हम चुनाव के समय करते, जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। पुलवामा अटैक हुआ, कितने के ऊपर आज कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, पीएम केयर फंड में आपने कोरोना में इतना सारा फंड लिया, कहाँ है हिसाब किताब? हिसाब किताब तो दीजिए मोदी।
आप दीजिए ना, आप प्रधानमंत्री हैं। एक सामान्य व्यक्ति को भी पूछने का हक है प्रधानमंत्री को। जो डोनेशन आपने चंदा के नाम पे लिया उसको तो वेबसाइट पे डालो। बीजेपी के नहीं डाल रहे ना, आप घर घर झंडा लहरा रहे हैं। अरे भाई, देश के कोने कोने में देशभक्ति है, हर कोई झंडा लहराता है, लेकिन उसको ड्रामेबाजी नहीं करते। देशभक्ति हमारे सर के ऊपर है, हम कभी भी उसको सैल्यूट मारते हैं तिरंगे को, उस पर भी राजनीति नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में एक और भारत यात्री है। सर, हिंदी आती है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के? सर, मैं बुल्ढाना जिला के खामगांव विधानसभा से लाखनवाड़ा मेरा गांव है। अच्छा। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप पहले दिन से ही जुड़े हैं या हाल फिलहाल में? मैं कर्नाटक से जुड़ा हूँ इस यात्रा में। अच्छा, इस यात्रा में कर्नाटक से जुड़े हैं। ये बताइए, वहाँ से आप यहाँ तक आए, और भी साथ हमें आपके हैं कोई, या फिर आप अकेले आए हैं? नहीं, हम सब साथी साथ में हमारे। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग मैं भी एक पूर्णकालीन भारत यात्री बनने के लिए आया था। कैसे दिमाग में आया, क्यों जुड़े आप इस यात्रा से? मैं राहुल जी भारत जोड़ने के लिए, भारत को बचाने के लिए जुड़े, लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए जुड़ा हूँ। मैं अपना भविष्य बचाने के लिए इस यात्रा से कैसे, जुड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिए, आपका भविष्य कैसे लग रहा है कि आप बचाने की जरूरत है, खतरे में है? मैं जो है तो मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, और हिंदुस्तान में 2014 के बाद में अगर सबसे ज्यादा जुल्म का अगर शिकार हुए हैं तो वो मुसलमान हुए हैं। हमने जो दर्द महसूस किया है वो दर्द हमारा रिश्ता टूटने का दर्द था, और मैं मानता हूँ कि रिश्ता टूटने का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। 2014 से पहले हमारे साथ में कम्युनल के नाम पर, मजहब के नाम पर कभी हमारे साथ में कोई डिफरेंसेस नहीं होते थे, लेकिन 2014 के बाद में हुआ। 2014 के बाद से तो जगह जगह पोस्टर लगे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो क्या वो झूठ है? अरे, ये 2014 के बाद में गवर्नमेंट मुसलमानों को इस तरह से प्रताड़ित कर रही। 3 तलाक के नाम पर बिल लाया गया। 3 तलाक का एक तरफ आप महिला के समर्थन में तमाम मुसलमान हैं? बिल्कुल भी नहीं है। 3 तलाक के समर्थन में 3 तलाक के समर्थन में मुसलमान है। आप ये कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों ने स्वागत किया है, तो एक तरफ आप महिला शक्ति की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लाते हैं, और एक तरफ बिल्किस बानो के जो है रेपिस्ट को, उनके घर उनके फैमिली के कातिलों को आप अमृत महोत्सव के दिन रिहा करते हैं। ये कौन सी मुस्लिम मोहब्बत है आपकी? अभी मुस्लिम मोहब्बत की बात की जाए तो अभी आपने देखा होगा कि मोहन भागवत अभी मस्जिद में गए थे और बड़े ही प्रेम भाव से उनका स्वागत भी किया गया था। अरे, जी, यही भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि जिन्होंने अपने मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं लहराया, आज उन्हें मस्जिद जाने की जरूरत पड़ रही है। इससे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की क्या कामयाबी हो सकती है? ये भी तो एक भारत की एकता को दिखाता है, प्रभुता अखंडता को दिखाता है कि हाँ, हम सब मिलकर एक है। प्रभुत्व अखंडता फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही क्यों सामने आ रही है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ही इस मोहन भागवत जी को मुसलमान क्यों याद आ रहा है, मस्जिद क्यों याद आ रही है? इससे पहले तो मोदी जी जो है तो एक अभिन्न हिस्सा है आरएसएस का। मोदी जी ने टोपी पहनने से मना कर दिया था, और आप आज मस्जिद जा रहे हैं। यानी हैरान हूँ गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर। क्या लगता है इस यात्रा से आपने बात किया, अभी थोड़ी देर पहले आप साथ में ही थे, तो भाई साहब ने बताया था कि ये सत्ता पाने की ललक नहीं, भारत को जोड़ने की ललक के लिए यात्रा शुरू की गई है। बिल्कुल। तो इस यात्रा के बाद से आपका जो भविष्य है वो कैसे बचेगा? बिल्कुल, जो आपको लग रहा है कि आपका भविष्य खतरे में है? जी, आज मुसलमानों के ताल्लुक से ये जहनियत बनाई गई है, इस तरह से मुसलमानों के ताल्लुक से इस देश में हमारे हमवतनी भाइयों को इस तरह से डाइवर्ट किया गया है कि उन्हें अबुल कलाम जैसा साइंटिस्ट चाहिए लेकिन वो मुसलमानों से डरते हैं, उन्हें अजहरुद्दीन जैसा बैट्समैन चाहिए लेकिन वो मुसलमानों से डरते हैं, उन्हें ज़हीर खान या इरफान पठान जैसे बॉलर चाहिए लेकिन वो मुसलमानों से डरते हैं। तो इस नफरत को, इस द्वेष को खत्म करने के लिए तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है? बिल्कुल, मुस्लिम खतरे में है। और ये जो है तो दिन ब दिन जो है तो जो नफरत भरा माहौल बन रहा है कि आप देख सकते हैं दादरी से लेकर तो अखलाक पहलू खान तक। इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदू भी खतरे में है। अभी हाल फिलहाल में आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें सर को तन से जुदा कर दिया गया था। जी, ऐसी शक्तियों का हम बिल्कुल तिरस्कार करते हैं, उनका हम निषेध करते हैं। ये इनका जो इस तरह बेदर्द इंसान होते हैं, ऐसे मुसलमानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुसलमान ही नहीं है कि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था, उन्होंने कहा था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जो मुसलमान बगैर किसी वजह के या वजह के भी किसी इंसान का कत्ल करता है तो मुसलमान ही नहीं है। तो जो भी हो, पर मुझे लगता है कि धार्मिक
आज़ादी हमेशा सबको होनी चाहिए हर चीज़ में, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को धर्म और मजहब में नहीं पढ़ना चाहिए। ये सबका अपना अपना विचार है। हमेशा विकास को लेकर बात होनी चाहिए। जो मुद्दे हों वो किसानों के हित में हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, इन सारे चीज़ों के अगर बात होगी तो निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति होती रहेगी और वोट डलते रहेंगे, तब तक भारत का विकास ऐसे ही धीरे धीरे होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सच के साथी हैं तो आप देखते रहिए द लाइव टीवी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय कर्नाटक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।